नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 10:30 बजे आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर वे प्रमुख भाषण देंगे। प्रधानमंत्री मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ आज मॉरिशस में भारत की सहायता से बनाई गई सामाजिक आवास इकाई परियोजना का संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी में 1,500 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी। केंद्रीय औषधि प्राधिकरण की समिति ने वयस्क आबादी के लिए कोवैक्सीन और कोविशील्ड को बाजार में बेचने की सिफारिश की। भारतीय जनता पार्टी अपना दल सोनेलाल गुट और निषाद पार्टी के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ेगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना के बीच गोवा विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन। महाराष्ट्र नगर पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। परीक्षा पर चर्चा संवाद के लिए पंजीकरण की आज अंतिम तारीख। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के दूसरे मैच में भारत ने आयरलैंड को 174 रन से हराया और 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 31 रन से हराकर 1-0 की बढ़त हासिल की। समाचार प्रभात में रवि कपूर के साथ मैं विमलेंदु पांडे। देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। हमारी अपील है कि आप सतर्क रहें और 15 से 18 वर्ष के किशोरों सहित अन्य लोगों के टीकाकरण में मदद करें। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम का राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर प्रमुख भाषण भी देंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर वर्ष भर के इन कार्यक्रमों का आयोजन ब्रह्म कुमारी संस्था कर रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री ब्रह्म कुमारी संस्था के 7 कार्यक्रमों का उद्घाटन करेंगे। मेरा भारत स्वस्थ भारत पहल के तहत मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में आध्यात्मिकता, खुशहाली और पोषण पर केंद्रित विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। वहीं आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर किसानों के तहत 75 किसान सशक्तिकरण अभियान, 75 किसान सम्मेलन के अलावा किसानों के कल्याण के लिए अनेक पहलों का आयोजन किया जाएगा। महिलाएं भारत की ध्वजवाहक के तहत महिला सशक्तिकरण और बालिका सशक्तिकरण के माध्यम से सामाजिक बदलाव पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। संयुक्त भारत मोटर बाइक अभियान माउंट आबू से दिल्ली तक आयोजित किया जाएगा। वहीं स्वच्छ भारत अभियान के तहत मासिक स्वच्छता अभियान, सामुदायिक सफाई कार्यक्रम और जागरूकता अभियान शामिल किए जाएंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के दौरान ग्रैमी पुरस्कार विजेता रिकी केस द्वारा गाया गया और आजादी के अमृत महोत्सव को समर्पित गीत भी जारी किया जाएगा। ब्रह्म कुमारी एक विश्वव्यापी आध्यात्मिक आंदोलन है जो व्यक्ति और समाज के उत्थान के प्रति समर्पित है। 1937 में भारत में स्थापित ब्रह्म कुमारी संस्था की शाखाएं 130 से अधिक देशों में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ आज मॉरिशस में भारत की सहायता से बनी सामाजिक आवास इकाई परियोजना का संयुक्त रूप से वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। वे मॉरिशस में सिविल सर्विस कॉलेज और 8 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। ये परियोजनाएं भारत के सहयोग से शुरू की गई हैं। इस अवसर पर मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना और अन्य ढांचागत परियोजनाओं के लिए भारत की ओर से मॉरिशस को $19 करोड़ की ऋण सुविधा संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। लघु विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर भी एक समझौता किया जाएगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी इरेडा लिमिटेड में 1,500 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि इससे नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए 12,000 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि इससे अक्षय ऊर्जा क्षेत्र को अतिरिक्त वित्त पोषण में मदद मिलेगी। इस फैसले से क्षेत्र में हर साल 10,000 से अधिक रोजगार सृजित होंगे। अतिरिक्त इक्विटी के आने से रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में इरेडा अब लगभग 12,000 करोड़ रुपए तक की लेंडिंग कर सकेगा, जिसमें लगभग 3,500 से 4,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता के सृजन के लिए फाइनेंसिंग का प्रबंध हो जाएगा। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल 3 साल और बढ़ाने की भी मंजूरी दी। श्री ठाकुर ने बताया कि इससे सरकारी खजाने पर लगभग 43 करोड़ 68 लाख रुपए का भार पड़ेगा। नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी ये बना था ताकि सफाई कर्मचारियों के किसी समूह के संबंध में कार्यक्रम अथवा स्कीमों को बनाने का सुझाव देना हो, सफाई कर्मचारियों द्वारा उठाई जा रही समस्याओं को हल किया जा सके, सफाई कर्मचारियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए लक्षित निर्णय दिशा निर्देश जारी करने का काम किया जा सके। इस आयोग की जो कार्यकाल है उसको 1 अप्रैल 2022 से बढ़ाकर अगले 3 साल तक के लिए बढ़ाने का निर्णय कर दिया गया है। केंद्रीय औषधि प्राधिकरण की समिति ने कोविड टीके कोवैक्सीन और कोविशील्ड को शर्तों के साथ वयस्क आबादी के लिए नियमित रूप से बाजार में बेचने की स्वीकृति देने की सिफारिश की है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कहा है कि समिति ने कोवैक्सीन और कोविशील्ड का दर्जा आपात स्थिति में सीमित इस्तेमाल करने से बढ़ाकर शर्तों के साथ वयस्क आबादी के लिए बाजार में बेचने की सिफारिश की है। संगठन ने कहा है कि इस बारे में भारत का औषध महानियंत्रक सिफारिशों का आकलन करेगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड और भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन को बाजार में बेचने की स्वीकृति के लिए आवेदन किया था। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 159 करोड़ 54 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 91 करोड़ 86 लाख से अधिक टीके की पहली डोज और 67 करोड़ से अधिक दूसरी डोज के रूप में लगाए गए। कल 62 लाख से अधिक टीके लगाए गए। मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 61 लाख से अधिक टीके एहतियाती डोज के रूप में लगाए जा चुके हैं। 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के लिए टीकाकरण अभियान शुरू होने के बाद से किशोरों को 3 करोड़ 82 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। दिल्ली में कल कोरोना संक्रमण के 13,785 नए रोगियों की पुष्टि हुई। दिल्ली सरकार ने बताया है कि कल 16,580 लोग स्वस्थ हुए और 35 लोगों की मृत्यु हो गई। इस समय 75,000 से ज्यादा रोगी उपचाराधीन हैं। गुजरात में पिछले 24 घंटे में 20,966 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। राज्य में फिलहाल 90,726 मरीजों का उपचार चल रहा है। कोरोना संक्रमण से कल 12 रोगियों की मृत्यु हो गई। इस बीच राज्य में कल 2,02,592 टीके लगाए गए। इन्हें मिलाकर गुजरात में अब तक 9 करोड़ 55 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। गुजरात सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन शुरू की है। राज्य के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री प्रदीप परमार ने कल 14567 टोल फ्री नंबर जारी किया। एल्डर लाइन नाम की ये हेल्पलाइन तत्काल प्रभाव से शुरू हो गई है। वरिष्ठ नागरिक इसके जरिए विभिन्न सरकारी योजनाओं, सामाजिक मुद्दों, वृद्ध आश्रमों तथा वरिष्ठ नागरिक अधिनियम से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। केरल में कल 34,199 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य में 1,68,383 लोगों का उपचार चल रहा है। संक्रमण दर 37.17% हो गई है। राज्य में 54 और लोगों में कोरोना का ओमिक्रॉन संक्रमण पाए जाने के बाद इनकी संख्या भी 645 तक पहुंच गई है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद राज्य में महामारी की तीसरी लहर की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को 28 फरवरी तक स्थगित रखने का फैसला किया है। हालांकि नागर विमानन महानिदेशालय से अनुमोदित अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक उड़ानों की संचालन पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
कुछ चुनिंदा मार्गों पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की अनुमति होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। Hey girls! आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अधिक जानकारी के लिए 14440 पर मिस्ड कॉल दें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जनहित में जारी। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 10:30 बजे आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर वे प्रमुख भाषण देंगे। प्रधानमंत्री मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद्र जगन्नाथ आज मॉरिशस में भारत की सहायता से बनाई गई सामाजिक आवास इकाई परियोजना का संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी में 1500 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी। केंद्रीय औषधि प्राधिकरण की समिति ने वयस्क आबादी के लिए कोवैक्सीन और कोविशील्ड को बाजार में बेचने की सिफारिश की। भारतीय जनता पार्टी अपना दल सोनेवाल गुट और निषाद पार्टी के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ेगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना के बीच गोवा विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन। महाराष्ट्र नगर पंचायत चुनावों में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। परीक्षा पर चर्चा संवाद के लिए पंजीकरण की आज अंतिम तारीख। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के दूसरे मैच में भारत ने आयरलैंड को 174 रन से हराया और 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 31 रन से हराकर 1-0 की बढ़त हासिल की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, अपना दल सोनेलाल गुट और निषाद पार्टी सभी सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ेंगे। नई दिल्ली में अपना दल की अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद और भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने संयुक्त रूप से इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार के तहत उत्तर प्रदेश निवेश के आकर्षण का केंद्र बन गया है। श्री नड्डा ने कहा कि राज्य सामाजिक संकेतकों की दृष्टि से अच्छा काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में अब कानून का शासन है। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने विकास के नई छलांग लगाई है और उत्तर प्रदेश को एक मोमेंटम दिया है विकास का, और सभी समाज के वर्गों को साथ लेकर के चलने का जो प्रण था उसको पूरा किया है। जब हम डबल इंजन की सरकार कहते हैं तो उससे स्पष्ट होता है कि केंद्र का आशीर्वाद, सपोर्ट, मोदी जी का सपोर्ट और योगी जी के द्वारा उसको लेटर और स्पिरिट में इम्प्लीमेंटेशन, उसको जमीनी स्तर पर इम्प्लीमेंट करने में बहुत बड़ा काम योगी सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का कल अंतिम दिन होगा। अब तक कुल 184 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे हैं। कल 107 उम्मीदवारों ने पर्चे दाखिल किए। एक रिपोर्ट।
उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल और भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार बेबी रानी मौर्य ने आगरा ग्रामीण विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा ने मथुरा सीट से पर्चा भरा। प्रदेश में पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होगा। इस दिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पहले चरण के चुनाव के लिए लगभग सभी दलों ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। बहुजन समाज पार्टी ने कल 12 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी सूची जारी की। दूसरी सूची में शामिल कुछ प्रमुख उम्मीदवारों के नाम हैं। गाजियाबाद विधानसभा सीट से के शुक्ला, शामली से जहीर मलिक और मुजफ्फरनगर की खतौली सीट से करतार सिंह भड़ाना। भाजपा ने भी अलीगढ़ से अपना प्रत्याशी घोषित किया है। श्रीमती मुक्ता राजा यहां से पार्टी की उम्मीदवार होंगी। इस बीच निर्वाचन आयोग प्रदेश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि अब तक आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन में 167 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए गोरखपुर से आदित्य शुक्ला। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना ने गोवा विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन की घोषणा की है। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस को भी गोवा में संयुक्त रूप से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव किया है, परंतु कांग्रेस को लगता है कि वो अकेले चुनाव लड़ सकती है। गोवा में एकल चरण में अगले महीने की 14 तारीख को वोट पड़ेंगे। महाराष्ट्र में हाल में संपन्न नगर पंचायत चुनावों में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। भाजपा ने सर्वाधिक 384 सीटें जीती हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 344 सीट जीतकर दूसरे स्थान पर है। कांग्रेस ने 316 और शिवसेना ने 284 सीटें जीती हैं। 106 नगर पंचायत में करीब 1800 सीटों के लिए मतदान हुआ था। गढ़चिरौली के 9 निकायों के लिए आज मतगणना होगी। परीक्षा पे चर्चा का 5वां संस्करण फरवरी में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के लिए पंजीकरण की आज अंतिम तिथि है। परीक्षा पे चर्चा प्रतियोगिता पिछले वर्ष 28 दिसंबर से MyGov पोर्टल पर शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में इस प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आग्रह किया था। विद्यार्थियों के साथ परीक्षा पर चर्चा करता हूं। इस साल भी एग्जाम से पहले मैं स्टूडेंट्स के साथ चर्चा करने की प्लानिंग कर रहा हूं। इस कार्यक्रम के लिए mygov.in पर ये रजिस्ट्रेशन 28 दिसंबर से 20 जनवरी तक चलेगा। इसके लिए क्लास 9 से 12 तक के स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स के लिए ऑनलाइन कंपटीशन भी आयोजित होगा। मैं चाहूंगा कि आप सब इसमें जरूर हिस्सा लें। आपसे मुलाकात करने का मौका मिलेगा। हम सब मिलकर परीक्षा, करियर, सफलता और विद्यार्थी जीवन से जुड़े अनेक पहलुओं पर मंथन करेंगे। अमेरिका में 5G संचार सेवाएं शुरू होने से विमान यातायात में उत्पन्न व्यवधान में कमी आई है। अमेरिकी अधिकारियों ने और उड़ानों की मंजूरी दे दी है। अमेरिका में 5G सेवाओं के शुरू होने से विमानन कंपनियां और दूरसंचार कंपनियों के बीच गतिरोध बना हुआ है। विमानन कंपनियों का कहना है कि 5G सिग्नल से विमान प्रणाली की सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। पिछले 2 दिनों में एशिया, पश्चिम एशिया तथा यूरोपीय देशों ने अमेरिका जाने वाली उड़ानों को रद्द कर दिया था या अंतिम समय में उनका संचालन बंद कर दिया था। एयर इंडिया ने भी कल भारत अमेरिकी मार्गों पर 14 उड़ानें रद्द कर दी थी। दक्षिण अफ्रीका ने भारत को पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 31 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। पाल के बोलैंड पार्क स्टेडियम में कल 297 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम ने 50 ओवर में 8 विकेट पर 265 रन बनाए। इससे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए मेजबान दक्षिण अफ्रीका ने 50 ओवर में 4 विकेट पर 296 रन बनाए थे। श्रृंखला का दूसरा मैच कल इसी स्टेडियम में खेला जाएगा। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में कल त्रिनिदाद में ग्रुप बी मैच में भारत ने आयरलैंड को 174 रन से हराकर सुपर लीग चरण के लिए क्वालीफाई कर लिया है। पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाए जाने पर भारतीय टीम ने 50 ओवर में 5 विकेट पर 307 रन बनाए। 308 रन के लक्ष्य के जवाब में आयरलैंड की टीम 39 ओवर में मात्र 133 रन पर सिमट गई। भारत ने 2 मुकाबलों में जीत दर्ज की है। शनिवार को अंतिम ग्रुप मुकाबले में भारत का सामना युगांडा से होगा। भारत के स्टार महिला टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है।
35 वर्षीय सानिया ने 2003 में अपने कैरियर की शुरुआत की थी। उन्होंने कहा है कि टेनिस कोर्ट में ये उनका आखिरी साल होगा। इससे पहले कल सानिया और उनकी जोड़ीदार नादिया किचेनॉक ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला डबल्स के पहले दौर में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। सानिया महिला सिंगल्स की रैंकिंग में शीर्ष 100 में पहुंचने वाली अकेली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे कोरोना जागरूकता श्रृंखला के तहत हिंदी और अंग्रेजी में लाइव फोन इन कार्यक्रम प्रसारित करेगा। इस कार्यक्रम में आज सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली की डॉक्टर रूपाली मलिक श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। श्रोता हमारे विशेषज्ञ से टेलीफोन नंबर 011-2342-1230 और 011-2342-1764 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। और आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इसी संघर्ष की एक झलक। कहती है इंसानियत जिसने है इंसान एक है। आज हम स्वाधीनता सेनानी खान अब्दुल गफ्फार खान को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका निधन 20 जनवरी 1988 को हुआ था। हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक अब्दुल गफ्फार खान महात्मा गांधी के प्रमुख अनुयायी थे। उन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। अगर इंसान तो फिर हिंदू मुसलमान एक है। ब्रिटिश भारत के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में पख्तूनों के प्रमुख नेता गफ्फार खां रॉलेट एक्ट के विरोध के दौरान 1919 में राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुए। 1920 में वे खिलाफत आंदोलन में शामिल हुए। 1921 में उन्हें नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की जिला खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। खान ने 1929 में खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना की, जिसका भरोसा साम्राज्यवाद विरोधी अहिंसक आंदोलन में था। हम खुदाई खिदमतगार, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा को खिदमत की जरूरत नहीं है। खुदा की खिदमत खुदा की मखलूक की खिदमत। यहाँ बदकिस्मती ये है दुनिया में और हिंदुस्तान में, अगर आप देखें मखलूक जो है मुसलमान मखलूक मुसलमान को समझता है, हिंदू मखलूक हिंदू को समझता है, ईसाई मखलूक ईसाई को समझता है, यहूदी मखलूक यहूदी को समझता है। हम उनको कहते कि नहीं, ऐसा नहीं है। ये सब जो है ये सब खुदा के मखलूक। लोगों के बीच खुदाई खिदमतगार लोकप्रियता के कारण औपनिवेशिक सरकार ने खान और उनके समर्थकों पर दमन की कार्रवाई तेज कर दी। खान ने भारत के विभाजन का कड़ा विरोध किया था। जून 1947 में खान और अन्य खुदाई खिदमतगार नेताओं ने ब्रिटिश अधिकारियों के लिए औपचारिक रूप से बन्नो प्रस्ताव जारी किया। प्रस्ताव में मांग की गई थी कि पश्तूनों को स्वतंत्र पश्तूनिस्तान में रहने का विकल्प दिया जाए, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद खान और उनके बड़े भाई अब्दुल जब्बार खान ने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में 1947 के जनमत संग्रह का बहिष्कार कर दिया। अगर पहचान कुछ तो राम रहमान एक है। 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये सम्मान प्राप्त करने वाले वे भारत से बाहर के पहले व्यक्ति थे।
इस महान राष्ट्रवादी को आकाशवाणी की भावभीनी श्रद्धांजलि। आज हम राष्ट्रवादी तेज बहादुर सप्रू को भी याद कर रहे हैं। 20 जनवरी 1949 को उनका निधन हुआ था। पेशे से वकील सप्रू भारत के स्वतंत्रता संघर्ष की प्रमुख हस्ती थे। उन्होंने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने में प्रमुख भूमिका निभाई। तेज बहादुर सप्रू ने 1931 में गांधी इरविन समझौते में सहायता की थी। सितंबर 1932 में गांधी जी ने तथाकथित वंचित वर्गों के लिए अलग निर्वाचक प्रणाली उपलब्ध करवाने वाले कम्युनल अवार्ड के विरोध में उपवास शुरू किया। पूना समझौते के पीछे सप्रू भी थे, जिसके तहत कम्युनल अवार्ड में संशोधन किया गया था। इसके बाद ही गांधी जी ने उपवास खत्म किया। गांधी जिन्ना वार्ता असफल हो जाने के बाद सप्रू को न्यायिक दायरे में सांप्रदायिक मुद्दे की जांच करने के लिए नवंबर 1944 में गठित समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने सभी सांप्रदायिक समूहों के प्रतिनिधियों से समिति के लिए 29 सदस्यों का चयन किया और राजनीतिक गतिरोध तोड़ने के प्रयास में वायसरॉय लॉर्ड वेबल को प्रस्ताव सौंपे। समिति की रिपोर्ट में प्रस्तावों का विस्तृत ऐतिहासिक विश्लेषण किया गया था और संवैधानिक सिफारिशों के औचित्य पर प्रकाश डाला गया था। विभाजन के महत्वपूर्ण प्रश्न पर सप्रू समिति ने पाकिस्तान के गठन को टालने का आग्रह किया था। सप्रू 1945 में आजाद हिंद फौज के अधिकारियों पर राजद्रोह के मुकदमे के दौरान बचाव समिति के सदस्य भी थे। उन्होंने संविधान का मसौदा तैयार करने के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 20 जनवरी 1949 को तेज बहादुर सप्रू का निधन हो गया। इस महान राष्ट्रवादी को आकाशवाणी का नमन। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग श्रृंखला की ये कड़ी यहीं संपन्न होती है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज कोहरा छाए रहने का अनुमान है। मुंबई में आसमान साफ रहेगा, जबकि चेन्नई में बादल छाए रह सकते हैं। कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। श्रीनगर, जम्मू, लेह और गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। मुजफ्फराबाद में आमतौर पर मौसम साफ रहेगा। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी, शिलंग, कोहिमा, ईटानगर, आइजोल और इम्फाल में बादल छाए रहने के साथ हल्की वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। रवि, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। विमलेंदु, कोरोना संक्रमण अखबारों की अहम खबर है। जनसत्ता की सुर्खी है, बुधवार को कोविड के 3,16,000 मामले, संक्रमण में उछाल, पाबंदियों में ढील की उम्मीद कम। अमर उजाला की टिप्पणी है, जांच बढ़ी तो बढ़ गए मरीज, 9 महीने पहले के स्तर पर संक्रमण। राष्ट्रीय सहारा का कहना है 50% किशोरों को लगा टीका। जनसत्ता की अहम खबर है, अमेरिका में 5G सेवाएं शुरू होने पर एयर इंडिया ने उठाया एहतियाती कदम, 14 उड़ानें रद्द की। 5G इंटरनेट सेवा के कारण दुनिया के अन्य देशों जापान, फ्रांस, ताइवान और ब्रिटेन ने भी खतरे को भांपते हुए अपनी उड़ानें रद्द की। दैनिक जागरण का शीर्षक है, फरवरी में आएगी ई-कॉमर्स नीति, विदेशी कंपनियों की तरफ से चीन से सामान मंगा, ऑनलाइन बिक्री के तरीके पर रोक संभव। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 10:30 बजे आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर वे प्रमुख भाषण देंगे। प्रधानमंत्री मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ आज मॉरिशस में भारत की सहायता से बनाई गई सामाजिक आवास इकाई परियोजना का संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी में 1,500 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी। केंद्रीय औषधि प्राधिकरण की समिति ने वयस्क आबादी के लिए कोवैक्सीन और कोविशील्ड को बाजार में बेचने की सिफारिश की। भारतीय जनता पार्टी अपना दल सोनेलाल गुट और निषाद पार्टी के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ेगी।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना के बीच गोवा विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन और महाराष्ट्र नगर पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरे। परीक्षा पर चर्चा संवाद के लिए पंजीकरण की आज अंतिम तारीख। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।